नमस्कार। आज हम जानेंगे गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग क्या होता है और ये कैसे काम करता है। गज केसरी योग को ज्योतिष शास्त्र में एक प्रचलित योग के बारे में जाना जाता है। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने चंद्र कुंडली के माध्यम से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चंद्रमा के कारण बनता है और इसमें चंद्र से गणना की जाती है। जब कभी चंद्र से गुरु की स्थिति केंद्र में होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 चौथे में, 7वें में या 10वें में, इन किसी भी स्थानों पर चंद्र से गिनने पर अगर गुरु रहता है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। यहाँ हम मानेंगे कि अगर चंद्र से के साथ में गुरु पहले स्थान पर चंद्र से हो या उसके साथ में हो तो पहला स्थान ही माना जाएगा। जैसे चंद्र से हम गिन रहे हैं तो पहला स्थान ये है 1, 2, 3, 4। तो जब चंद्र और गुरु साथ में होते हैं तो भी ये योग बनता है। यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने चंद्र कुंडली बनाई है। चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में कुछ भी फर्क नहीं होता है, सारे ग्रहों की प्लेसमेंट एक ही रहती है। लेकिन होता ये है कि जो लग्न होता है वहाँ से गणना न करके हम चंद्र से गणना करते हैं, तो वो चंद्र कुंडली कहलाती। सारे ग्रहों की प्लेसमेंट वहीं रहेगी, जो जिस राशि में वहीं रहेगा। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो हम यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये यहाँ से जो चंद्र कुंडली शुरू होगी वो यहाँ से होगी। इसमें चंद्र कुंडली में सभी ग्रहों की प्लेसमेंट वही रहती है, केवल जो लग्न होता है लग्न हम चंद्रमा से गिनते हैं। ये योग बहुत सारी कुंडली में पाया जाता है, लेकिन हर जगह काम पूरी तरह नहीं कर पाता है, इसका लाभ हर जगह नहीं मिल पाता है। इसके कुछ खास कारण होते हैं, वो कारण आज हम जानेंगे। अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि चंद्रमा से केंद्र से गिनने पर गुरु पहले, चौथे, 7वें या 10वें में हो तो ये योग बनता है। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि चंद्रमा और ये योग कब प्रबल माना जाएगा। ये लाभ तो देगा, हर स्थिति में कुछ लाभ तो देगा, लेकिन उसका जो पर्याप्त लाभ चाहिए, जितना लाभ चाहिए उतना कब मिलेगा कि जब उस कुंडली के अंदर, जो भी कुंडली है वो हम लग्न से गिनेंगे और उस कुंडली के अंदर चंद्रमा और गुरु योग कारक हों। अब योग कारक कैसे होते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं किसी भी कुंडली में, केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। केंद्र और त्रिकोण का मतलब 1, 4, 7 और 10, इन्हें केंद्र माना जाता है। और जो त्रिकोण होते हैं वो 1, 5 और 9, ये 5, 9 और ये 1, 5, 9, ये जो घर रहते हैं इनके स्वामी और केंद्र के स्वामी 1, 4, 7 और 10, इन्हें योग कारक माना जाता है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है। ये कर्क लग्न होता है 4 से चालू। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि जो एक केंद्र का स्वामी तो चंद्र स्वयं हो जाता है लग्न का स्वामी। अब बृहस्पति की बारी आती है तो बृहस्पति यहाँ पर भाग्य भाव का भी स्वामी होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9वां घर है। इसका स्वामी भी भाग्य का, इसे भाग्य भाव कहा जाता है। भाग्य भाव का जो स्वामी होता है वो भी त्रिकोण में आता है और योग कारक होता है। अगर ये दोनों मिलकर के यहाँ पर अगर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हो किसी भी तरह से, ये तो जैसे अपन मान रहे हैं कि कर्क लगन की कुंडली है तो चंद्र इसका स्वामी हुआ और 9वें भाव का स्वामी हुआ गुरु। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर चंद्र प्लस गुरु बैठे हैं तो यहाँ पर बन जाएगा गज केसरी योग। अब यहाँ से मान लीजिए गुरु इसके साथ में नहीं है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर गुरु है तो भी माना जाएगा कि गज केसरी योग है। फिर 5, 6, 7 यहाँ पर अगर गुरु होगा तो भी माना जाएगा कि गज केसरी योग बन रहा है। 8, 9 और 10 यहाँ पर भी अगर गुरु होगा तो माना जाएगा कि गज केसरी योग बन रहा है। ये गणना हम कर रहे हैं उदाहरण के लिए। जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है और तीसरे घर में अगर चंद्रमा बैठा है, लग्नेश चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, हम यहाँ पर चंद्रमा से गणना करेंगे, इसके साथ में चंद्रमा के साथ गुरु बैठेगा तो भी गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा से चौथे बैठेगा तो भी बनेगा। 1, 2, 3, 4,
फिर 5, 6, 7वें में बैठेगा केंद्र में तो भी बनेगा, 8, 9 और 10वें केंद्र में बैठेगा तो भी गजकेसरी योग माना जाएगा। अब इस योग में जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती है कि जब ये योग कब प्रबल माना जाएगा या पूर्ण फलदायी माना जाएगा, कि जब कुंडली में गुरु योग कारक हों, गुरु और चंद्रमा दोनों योग कारक हों, और उसके साथ ही चंद्रमा या गुरु नीच का भी ना हो, भले ही किसी भी राशि में हो लेकिन नीच में ना हो, शुक्र और बुध नीच राशि में ना हो या अस्त ना हो। शुक्र और बुध की बात हो रही है कि वह नीच राशि में भी ना हो और अस्त भी ना हो। अकेला चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में ना हो, यानी कि केमुद्रम योग में ना हो, चंद्रमा नीच का ना हो। इसके साथ ही ये माना जाएगा कि लग्नेश भी नीच या अस्त न हो। इसका फल ये होता है कि जातक जीवन में उन्नति करता है, कृषि कार्यों से लाभ होता है, तेजस्वी, मेधावी, गुणज्ञ तथा राज्य पक्ष से प्रबल उन्नति करता है, जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त कर पूर्ण सुख भोगता है। क्योंकि चंद्रमा को भाग्य का कारक भी माना गया है, चंद्रमा जो है वो भाग्य का कारक माना गया है कुंडली में। तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होता है तो आधा भाग्य, हम ये मान लेते हैं कि आधा भाग्य आपका साथ दे रहा है। इस योग के होने पर जातक को परिवार, रिश्तेदारी, सरकार और समाज में सम्मान मिलता है। उसे सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है और उसका जीवन सफल माना जाता है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा या सरकारी जॉब, कोई भी बड़ा पद मिलने की संभावना रहती है। किसी भी कुंडली में अगर ये 2 ग्रह या इनमें से एक ग्रह भी चंद्र या गुरु में से योग कारक हो और अगर उसके माध्यम से फिर ये योग बन रहा हो गजकेसरी योग, तो इस गजकेसरी योग को अच्छा माना जाएगा और फलदायी माना जाएगा। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति भी अच्छी हो और चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी हो तो ये योग बहुत फलदायी होता है। इस प्रकार आज हमने जाना कि ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख जो योग होता है वो गजकेसरी योग होता है, वो कैसे बनता है और किस स्थिति में प्रबल रहता है और किस स्थिति में कमजोर रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।